इस उपन्यास का अगला अध्याय है उनका हरक्यूलियन टास्क, हमारा भगीरथ प्रयास। सामंतों की बैठक बुलाई गई। उस दिन सम्राट ने रुद्राभिषेक किया, माथे पर त्रिपुंड लगाकर सभा स्थल पहुंचे। प्रतिवेदक ने कार्यवाही के लिए सम्राट की आज्ञा चाही और सम्राट को ही बैठक को संबोधित करने का आग्रह किया। सम्राट हरिसेन बोले, आप सभी सामंतों का राजधानी में स्वागत है। आप में से कुछ महानुभाव ऐसे भी जिन्होंने मेरे ही साथ गुरु प्रशस्तपाद से शिक्षा ली है। गुरुदेव ने जब अर्थशास्त्र पढ़ाते हुए हमें मत्स्य न्याय के बारे में बताया था, तब इसकी भयावह स्थिति की कल्पना भी हम नहीं कर सकते थे। केवल उसका शाब्दिक अर्थ ही समझ में आता था। ऐसी अराजक स्थिति जब बड़ी मछली छोटी मछली को आसानी से निगल ले। सप्त सैंधव प्रदेश से आ रहे चिंताजनक समाचार आपने सुने ही होंगे। टिड्डी दल की तरह हूड़ों की सेना इस प्रदेश में फैल गई है और सर्वत्र अराजकता की स्थिति व्याप्त है। बरसों से जमा की गई लोगों की पूंजी सहसा एक झटके में नष्ट हो गई और उससे भी पीड़ादायक स्थिति यह कि उन्होंने अपनी आंखों के समक्ष अपने स्वजनों को बर्बर हिंसा का शिकार होते हुए देखा। हम सब यह जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। एकता के अभाव में सप्त सैंधव क्षेत्र के गणराज्य आपसी प्रतिद्वंदिताओं में उलझे रहे। उनमें किसी तरह से राष्ट्र का भाव नहीं था। वे निजी विलासिताओं में डूबे हुए थे और अपने अंत से सब के सब बेखबर। मित्रों, जैसे आंधी आती है और उसके पहले निर्वात सा छा जाता है, ऐसे ही प्रकृति विनाश के क्षण के पूर्व चेतावनी की सूचना देती है। जो इसे समझकर बचाव के उपाय करते हैं, उन्हें सुरक्षित जगह मिल जाती है। शेष इस अंधड़ के साथ उड़कर नष्ट हो जाते हैं। आप में से बहुत से सामंत ऐसे हैं जिनकी निष्ठा वाकाटक साम्राज्य के प्रति असंदिग्ध है, पर हर साम्राज्य में कुछ ऐसे तत्व जरूर होते हैं जिनकी आदत होती है कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। उनके लिए मैं कहता हूं कि गेहूं जब नष्ट होगा तो घुन भी नष्ट हो जाएगा। वाकाटक साम्राज्य कोई डूबता जहाज नहीं है कि यह जहाज डूबे और आप सुरक्षित नौका लेकर निकल जाएं। साम्राज्य को दरकिनार कर अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने का दंड आपको भुगतना होगा। तो पहली बात समझ लीजिए कि आप एक ऐसे जहाज में सवार हैं जिसमें किसी तरह की बचाव नौका नहीं है। चक्रवात आया हुआ है। इससे बचने की सूरत यही है कि जहाज हल्का हो और हर जहाजी अपने हिस्से का इसमें योगदान दे। वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है कि आप में से कुछ ने अभी तक वार्षिक लक्ष्य का 50% भी राजकोष में जमा नहीं किया। हमने आपको केवल कृषि आय से हिस्सा देने कहा है और आप सभी जानते हैं कि मानसून हमारे पक्ष में 2 वर्षों से रहा है। मेरा आपको निर्देश है कि जो दायित्व आपको सौंपे गए हैं उन्हें पूरा करें। महीने भर के भीतर अपना लक्ष्य पूरा करें। आप इसे धन के रूप में भी दे सकते हैं और केंद्रीय सेना को दी गई सैनिकों की मदद के रूप में भी। कोंकण प्रांत के एक सामंत ने बात रखी, महाराज, एक निवेदन मैं करना चाहूंगा। प्रथम दृष्टया यह लगता है कि व्यापार के घटने का किसी तरह से असर कृषि आय पर नहीं होता। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। वार्षिक सर्वेक्षण के पृष्ठ क्रमांक 16 का अवलोकन कीजिए। इसमें आर्थिक मंदी के चलते साम्राज्य में लौटे लोगों का विवरण है। इनमें अधिकांश आबादी ने ग्रामीण क्षेत्र की ओर शरण ली है। इससे क्या हुआ ये कि सारे अतिरिक्त लोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बोझ बन गए। कृषि आय में तो बढ़ोतरी हुई नहीं, अपितु इनका अतिरिक्त दायित्व पैदा हो गया। इन नगर निवासियों को मिलने वाली आय की वजह से ग्रामीणों की आय भी संतुलित रहती थी और खेती में संकट कभी पैदा हुआ भी तो समृद्ध व्यवसाय की वजह से इसे संतुलन मिल जाता था। व्यवसाय में हुई गिरावट का असर इसमें पड़ा है। अब हमारी ऐसी स्थिति नहीं कि पहले से ही व्यथित किसान को अपने करों के चंगुल में अधिक जकड़ सकें। यह पाप होगा। कोलार के सामंत ने भी अपनी बात रखी। सम्राट, मैं भी निवेदन करना चाहूंगा। आप प्रजावत्सल हैं, धर्मपरायण हैं और हमेशा ब्राह्मणों का संरक्षण करते हैं। यह श्रेष्ठ परंपरा भी है,
लेकिन ब्राह्मणों को दिए जा रहे कर मुक्त अग्रहार गांवों से हमारा आर्थिक संतुलन बुरी तरह बिगड़ रहा है। गोवर्धन के सामंत ने कहा। निवेदन मेरा भी है, वत्सगुल्म का विपुल भ्रष्टाचार किसी से छुपा नहीं है। आपके दीपक के तले गहरा अंधकार है। इसे प्रकाशित करें तो आपको सामंतों से अतिरिक्त दीपक मंगवाने की आवश्यकता नहीं होगी। तिवर भूमि के सामंत ने कहा, बहुत दुख होता है जब सामंतों की मेहनत से कमाई हुई एक एक पाई वत्सगुल्म के विलास गृहों में आपके सभासद रंगरेलियां करते उड़ाते हैं। सम्राट से निवेदन है कि इस दिशा में भी ध्यान दें। हम अपनी पूरी सामर्थ्य से साम्राज्य को बचाने की दिशा में कार्य करेंगे, लेकिन इनकी रंगरेलियों के लिए हम अपने पास से फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। सम्राट ने अपना संदेश देते हुए कहा, मैंने आप सभी का पक्ष सुना। संतोष की बात है कि आप सभी साम्राज्य के हितों के बारे में गहराई से चिंता रखते हैं। यद्यपि इस बात का मुझे खेद है कि कुछ सामंत ऐसे हैं जिनकी निष्ठा केवल अपने लिए है। इतिहास गवाह है, सौभाग्य उसी का होता है जो सच का पालन करता है, अपने मूल्यों के साथ चलता है। मुझे आशा है कि आप सभी मिलकर इस महान साम्राज्य को उत्तरोत्तर उन्नति के पथ पर ले जाएंगे। आप सभी के सरोकार से हम परिचित हुए हैं और भविष्य में हमारी नीतियों में ये अवश्य झलकेगा। सम्राट ने कहा, विरोचन, सामंतों से बातचीत का अनुभव मेरे लिए बहुत कटु रहा। मुझे लगता है कि मुझे अर्थशास्त्र का विशद अध्ययन करना था, जो मैंने नहीं किया। मुझे पंचतंत्र का अध्ययन भी निरंतर करना था, लेकिन मैंने नहीं किया। हम लोग वाकाटक साम्राज्य को बचाने कड़ा परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन भविष्य अपनी गति से चलता है, कुछ भी हो सकता है। संभव है कि इस कड़े परिश्रम का फल मिल पाए। फिर भी आगे यथास्थिति बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक होगा कि मेरे पुत्रों को राजनीति का व्यवहारिक ज्ञान हो। मुझे अपने बच्चों के लिए राजनीति शास्त्र के अच्छे अध्यापक चाहिए। विरोचन ने कहा, अवश्य सम्राट। नालंदा प्रवास के दौरान कुछ राजनीति शास्त्र के अच्छे अध्यापकों से मैंने संपर्क किया था, उन्हें आमंत्रित करेंगे। सम्राट ने कहा, तुम्हें लगता है ना इसका लाभ होगा? विरोचन ने कहा, सम्राट मैं क्या कहूं, मुझे लगता है कि बीज की गुणवत्ता सबसे महत्वपूर्ण है। बीज यदि गुणवान है तभी अच्छी मिट्टी, मौसम, खाद, पानी उस पर असर कर सकेगा। शिक्षा खाद पानी की तरह ही है, लेकिन असल बात बीज की गुणवत्ता में निहित है। एक बात पूछूं सम्राट, आपने अभी ही इन ग्रंथों का स्मरण क्यों किया? सम्राट ने कहा, सामंतों से बातचीत में मुझे लगातार पंचतंत्र की कहानियां याद आती रही। दक्षिण के सामंत बैठक में सबसे ज्यादा गरज रहे थे। मुझे वो दो सन्यासियों वाली कहानी याद आई जिसमें चूहा एक खास स्थान पर ज्यादा ऊंचा कूदता है। इसका कारण बताते हुए सन्यासी ने कहा कि चूहा जिस स्थान पर कूद रहा है इसके भीतर धन है। चूहे की गर्मी धन की गर्मी है। दक्षिण के ये सामंत सोने की खदानों पर बैठे हुए हैं। इनके तेवर का वास्तविक कारण यही है। कछुए और हंस की कहानी भी मैंने यहां महसूस की। कई सामंत बिना किसी कारण अनर्थक प्रलाप कर रहे थे। इसकी मूर्खता बारंबार प्रकट हो रही थी और मुझे अनुभव हो रहा था कि इनकी ओर से मुझे कोई आशंका नहीं है। मैं साम दाम दंड भेद से सबसे पहले इन पर ही काबू पाऊंगा। विरोचन ने कहा, एक बात और सम्राट, बंदर और मगर वाली कहानी के नायक सामंत भी सभा में बैठे हुए थे। इनकी मीठी मीठी बोली के पीछे भी असल मंशा आप कभी समझ नहीं पाते यदि आपके गुप्तचर इनके कुत्सित इरादों की जानकारी आप तक नहीं पहुंचाते। महाराज ने कहा, विरोचन, एक बात मुझे और समझ आई कि हमारे शास्त्र गहरे अनुभव से लिखे गए हैं। राजनीति के 4 स्तंभ साम दाम दंड भेद जो गिनाए गए हैं, तुम बताओ ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे इस गुण के सहारे अपने शीशे में उतारा न जा सके? संधि विग्रह को,
ऐसा कहते हुए महामंत्री ने उद्यान में प्रवेश किया। महामंत्री ने फिर कहा, ऐसे ही मजाक में कह दिया। सम्राट ने कहा, मजाक नहीं, सच है। संधि विग्राहक बहुत कठिन आदमी है, फिर भी आपकी तरह उनके हित भी साम्राज्य के प्रति असंदिग्ध हैं। विरोचन ने कहा, सम्राट, ये सच है कि संधि विग्रह की साम्राज्य पर निष्ठा असंदिग्ध है, लेकिन एक राजा को हमेशा शंका का भाव बनाए रखना चाहिए, यद्यपि उसे व्यक्त कभी नहीं करना चाहिए। सम्राट ने कहा, सच है, लेकिन डायन भी तो 7वां घर छोड़ देती है, तो फिर ये तो मेरे बहुत से अपने लोग हैं। विरोचन ने कहा, इतिहास छल के किस्सों से भरा हुआ है सम्राट। महाभारत में भीम की कथा याद है ना? कैसे धृतराष्ट्र ने छल से जकड़ लिया था। जूलियस सीजर का किस्सा है, कैसे उसके सबसे करीबी मित्र ब्रूट्स ने ही उसके साथ विश्वासघात किया था। सम्राट ने कहा, विरोचन, युवराजों को केवल भारतीय इतिहास नहीं पढ़ाना है, रोम और ग्रीक का इतिहास भी उन्हें पढ़ाना है। इनमें भी सबसे जरूरी है नीरो, सीजर और ऑरेलियस के किस्से। मुझे सबसे अच्छा वो किस्सा लगता है जब सीजर को छल से मारा गया और किसी उत्साही युवा सीनेटर ने चिल्लाते हुए कहा कि आओ अब घोषणा कर दें कि सीजर नहीं रहा, हमने उसकी हत्या कर दी है। इस पर एक बुजुर्ग सीनेटर ने कहा, रुको, मुर्दा सीजर जिंदा सीजर की तुलना में ज्यादा खतरनाक है। धीरे धीरे सीजर की बीमारी की घोषणा जनता में करो, ताकि जनता को विश्वास हो जाए कि सीजर की मौत प्राकृतिक ही हुई है। कितने सुंदर किस्से हैं। जब मेरे बेटे पढ़ेंगे तब मैं भी छिपकर किसी कोने में बैठ जाऊंगा और ये सारे किस्से सुनूंगा। महामंत्री ने कहा, नीरो, सीजर और ऑरेलियस कितने अलग तरह के लोग थे। ये और सबने रोम को अपने अनूठे तरीके से चलाया। विरोचन ने कहा, जैसे भारतीय मनीषा धर्म, अर्थ और काम के संतुलन की बात करती है, वैसे ही रोमन सभ्यता की यह तीनों नायक अलग अलग परिप्रेक्ष्य में सीख देते हैं। काम के संतुलन का उदाहरण आप नीरो से सीख सकते हैं। जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। मतलब आपके भीतर जो लालसाएं हैं उन्हें आपको संतुलन में रखना है। महाराज ने कहा, एक भय है मेरा जो मैं आज आप लोगों से साझा करने जा रहा हूं। जब भी अजंता से संबंधित कोई बैठक लेता हूं या वीणा बजाता हूं तो नीरो की बात मुझे याद आ जाती है। फिर अपने महान पूर्वज समुद्रगुप्त को याद करता हूं तो थोड़ी राहत मिलती है। खैर, आप अपनी बात जारी रखिए। विरोचन ने कहा, और अर्थ आप सीख सकते हैं सीजर से। इतना बड़ा रोमन गणतंत्र अकेले सीजर ने संभाला अपनी युक्तियों से। सीजर मेरा प्रिय ऐतिहासिक पात्र है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं लिखना चाहता था, लेकिन सोचता था कि मैं तो ऐसे ही सामान्य लिखता हूं। कालिदास और भास के देश में मुझ जैसे छोटे कवि का क्या काम। फिर मैंने सीजर को पढ़ा। सीजर का कहना था कि सीखने से ज्यादा अच्छा सृजित करना है। कुछ नए रचते रहने की कोशिश जिंदगी का सार है। फिर मैंने लिखना शुरू किया और अब तक सीजर की कृपा मुझ पर बनी है। महामंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, सीजर की जगह सरस्वती कहते तो ज्यादा अच्छा लगता। विरोचन ने कहा, देखो, ग्रीक और रोमन देवता भी हमारे देवताओं जैसे ही हैं। उनके किस्से भी हमारे किस्सों की तरह हैं। हरक्यूलियस को देखिए ना, उसी तरह पृथ्वी को थामे हुए है जैसे हमारे यहां शेषनाग पृथ्वी को थामे हुए हैं। सम्राट ने कहा, उनके यहां हरक्यूलियन टास्क है और हमारे यहां भगीरथ प्रयास। विरोचन ने मजाक में कहा, सम्राट, आपको तो संस्कृत और लैटिन परंपरा में साझे इतिहास को लेकर नालंदा में एक और शोधपीठ आरंभ कर देनी चाहिए। महामंत्री ने कहा, हां, और उसमें भारत, ग्रीक और चीन के सबसे अच्छे दार्शनिकों की भागीदारी हो। सम्राट ने कहा, चीन और ग्रीक दोनों ही भारत से जरूर दार्शनिक मंगा लेंगे, पर भारत में दार्शनिक भेजेंगे नहीं। कुमार जीव जब एक बार चीन गए तो कभी वापस नहीं आए। चीनी अपने बुद्धिजीवियों का बहुत आदर करते हैं।
भारत में वो घर की मुर्गी दाल बराबर है। सम्राट बिंदुसार ने एक बार सीरिया के राजा के पास अपना प्रतिनिधि मंडल भेजा। उसमें उन्होंने 3 चीजों की मांग की, दार्शनिक, मदिरा और सूखा अंजीर। लौटती डाक से 2 चीजें पहुंच गई और तीसरे के लिए उत्तर आया, हम सजीव वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं करते। विरोचन ने कहा, उचित है सम्राट, दुनिया में कोई भी साम्राज्य अपनी वैचारिक प्रखरता के बूते खड़े हुआ है और राजाओं के पीछे प्रमुख आधार स्तंभ होते हैं उनके दार्शनिक बुद्धिजीवी। महामंत्री ने कहा, यह तुम्हारी खास खूबी है विरोचन, तुम्हारी बातों में आत्म प्रशंसा भी हो जाती है और लोग यह ताना भी नहीं मार पाते कि देखो कैसे यह शिला अपने शिवलिंग होने का दावा कर रही है। सम्राट ने कहा, इस तरह से विरोचन ने एक तीर से 2 चिड़ियों का शिकार कर लिया है। वैचारिक प्रखरता में आपसे आगे कौन हो सकता है महामंत्री।